हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। ये वीडियो बहुत स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने कमेंट किया था प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू डीएक्सी टेक्नोलॉजीज इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग। कई सारे कमेंट्स आए थे जिनका जवाब देने के लिए मैंने इनवाइट किया ऐश्वर्या को वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रेश लर्निंग एकेडमी। क्या क्वेश्चंस पूछे गए, 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस, 2 मंथ स्पेंड किए हैं ऐश्वर्या ने इस कंपनी में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड के हैं तो आप किस तरह के क्वेश्चंस या वर्क की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज हमारे साथ हैं ऐश्वर्या, और अगर आपको याद हो तो हमने ऐश्वर्या के साथ एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे काफी सारी आपके कमेंट्स आए थे बिकॉज ऐश्वर्या इज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट। यहाँ जो प्रीवियस वीडियो था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन डीएक्सी टेक्नोलॉजीज एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो आज ऐश्वर्या को हो गए हैं 2 मंथ्स कंप्लीट। तो हम ऐश्वर्या से जानेंगे कि अगर आपने अप्लाई करना है इस कंपनी में, और इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कंपनी टू ज्वाइन, और अगर आप एमबीए बैकग्राउंड से हैं तो क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग टाइम। सो ऐश्वर्या, वंस अगेन वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रेश लर्निंग एकेडमी। ऐश्वर्या, जब आपका फर्स्ट डे था, आप सेलेक्ट हो गई थी और आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जब भी एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं। तो क्या थोड़ा सा उसके बारे में आप आइडिया देंगे कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई थी समझने में, और आपको क्या लगता है कि कैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैम, जैसे सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो हम्म। मुझे एक मेल आया था कि आपका 3 टास्क दिए गए थे। फर्स्ट कि आपको आपका वर्कडे प्रोफाइल क्रिएट करना है, अच्छा। उस पर सारी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। हम्म। सेकंड ये आई थी मुझे कि आपको अगर लैपटॉप बुलवाना है तो आपको आपका एड्रेस देना होगा। और थर्ड ये हम्म। था कि आपका बैकग्राउंड चेक होगा। ये ओके। तीनों चीजें हुई थी और इसमें अप्रोक्सली मुझे 1 मंथ लगा था ओके। इन सारी प्रोसीजर्स में। क्योंकि जो बैकग्राउंड चेक होता है वो उनके हिसाब से होता है, और जो उनकी अथॉरिटीज वगैरह जो भी थर्ड सीपीए है उनके हम्म। थ्रू होता है। तो वो सब कुछ हुआ। उसके बाद में फिर मुझे एक मैसेज आया, मेल आया और कॉल भी आया कि आपका 15 दिसंबर को ये सब कुछ होने वाला है और एक इंडक्शन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ओके। आपको ये बताएंगे कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करने हैं। एक्चुअली हम्म। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे हम लोगों को सॉफ्ट कॉपीज में। हम्म। हमें उसका प्रिंट आउट या तो निकलवा के हेडक्वार्टर जो भी हेड ऑफिस है वहां पर सेंड करना था नियर बाय में, हम्म। और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी उन लोगों को सेंड करनी थी। तो फिर उन लोगों ओके। ने वो इंडक्शन में हम लोगों को पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे फिल करना है, एक एक चीज बताई। मतलब इसमें कोई दिक्कत आई ही नहीं हम लोगों को ओके। कि कैसे क्या फिल करना पड़ेगा, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐश्वर्या, आपका जो प्रीवियस वीडियो था उस पे कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि हमारा सिलेक्शन मेल आ गया है तो अब कितना टाइम लगेगा। तो ऐश्वर्या, आपकी बातों से मुझे ये समझ में आता है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं फिर भी इट विल टेक अ मंथ टाइम टू गेट ऑन बोर्ड, राइट? यस मैम। यस ओके। मैम। यस मैम। ओके। तो ऐश्वर्या, फर्स्ट डे की बात हो गई, वहां पर आपको किस तरीके से ऑन बोर्डिंग में डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। अब एज अ फ्रेशर अगर मेरे दिमाग में कहीं पर एक सवाल है कि आई एम नॉट फ्रॉम एमबीए फाइनेंस बैकग्राउंड, क्या आपके साथ जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ दे ऑल वे फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड? यस मैम, एक्चुअली जो मेरी बैच थी जिसमें हम हम्म। 24 थे, हम सभी फाइनेंस बैकग्राउंड के थे, एमबीए फाइनेंस ओके। एक्चुअली। ओके। तो अगर कोई एमबीए फाइनेंस का फ्रेशर है जिसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसको, आपको, क्योंकि 2 मंथ्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो पहले से अगर गो थ्रू करके रखे, अपने सिलेबस के अलावा, तो उसको हेल्प मिलेगा चीजों को समझने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था कि इंश्योरेंस जो, क्योंकि जब बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट के लिए अगर कोई भी हम्म। अप्लाई कर रहा है तो वो इंश्योरेंस डोमेन के लिए वर्क करेगा, ये राइट। श्योरिटी है। तो उसको इंश्योरेंस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए अगर वो अपने सिलेबस से अगर अलग कुछ पहले से तैयारी करके रखना चाह रहा है तो। ओके। सेकंड, कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब वहाँ पे जब ट्रेनिंग पीरियड चलते हैं तो वहाँ पे एक्टिविटीज करवाई जाती है। फर्स्ट हाफ बिफोर लंच वो जो थ्योरेटिकल होता है वो, आफ्टर सेकंड हाफ प्रैक्टिकल होता है, पूरा एक्टिविटी बेस्ड वर्क होता है। तो अगर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अगर उठ के आता है और अगर आप एक बार
ट्रेनर या जो मेंटर है उनके निगाह में अगर एक बार आ जाते हैं तो इट वुड बी बेटर कि राइट। हाँ ठीक है, इसमें पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकती है या कर सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ऐश्वर्या, अब यहाँ हाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल, आपका सिलेक्शन होने के बाद कितना टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम की आपकी ट्रेनिंग्स होती थी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक हाउ मच आवर्स इन अ डे यू हैव टू डेडिकेट फॉर दिस ट्रेनिंग? मैम, एक्चुअली जब हम लोगों के पास शेड्यूल आया कि आपको सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक ट्रेनिंग मिलने वाली है, so we all got like that, how it will become so hectic, how we will do it, बैठे बैठे पूरा थक जाएंगे, लाइक दैट सब कुछ माइंड में था। बट जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, डिपेंड्स ऑन मेंटर, लाइक दैट, राइट, वेरी ट्रू। मेंटर पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी बैच को कैसे लेकर के चलते हैं या कैसे समझाते हैं। बट लकीली जो मेरी मेंटर थे, तो शी वॉज फुल्ली इंजॉयबल, एंड उन्होंने कभी हमें से लोड आने ही नहीं दिया कि मतलब हम पूरा हेक्टिक शेड्यूल यूज करने वाले हैं। तो 9 to 11 she took all the topics which were related to the insurance, like that, and फिर ब्रेक मिलता हम लोगों को, फिर लंच ब्रेक मिलता, और उसके बाद से फिर जो एक्टिविटीज, एक कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद फिर नींद आने लगती है, तो वो इतनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वगैरह हुई, इतना मजा आया, ऐसा लगा ही नहीं कि पूरा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला। तो ऐश्वर्या, कितने टाइम तक ये ट्रेनिंग्स आपको इम्पार्ट होंगी, कब आप एक्चुअली काम करना शुरू करोगे? मैम, एक्चुअली प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जो अलग अलग बेसिस पे है, फर्स्ट डोमेन इंश्योरेंस ट्रेनिंग उन लोगों ने 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करी है एज ओके। द DXCs। तो फर्स्ट था हमारा इंश्योरेंस डोमेन का ट्रेनिंग जो हो चुका है। सेकंड हुआ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, तो अलग अलग जैसे सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए, तो अभी वो कंप्लीट हुआ है मेरा। एंड 3 to 4 डेज में जो प्रोजेक्ट मिलेंगे क्लाइंट्स के, उस पे हमारे मैनेजर हमारे साथ वर्क हमें सिखाएंगे, हमारे साथ वर्क करेंगे। ओके। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स के सवाल होते हैं कि मैम, इज इंग्लिश नेसेसरी इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कंपनी एज अ बिजनेस एनालिस्ट? तो अभी जो आप देख रहे हो ऐश्वर्या, वट एवर द एनवायरमेंट इज, ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, is English the only language which you all use, or it is a mix blend of both the languages, Hindi and English? मैम, एक्चुअली मेरे केस में ये हुआ था, जो इंश्योरेंस डोमेन की ट्रेनिंग थी उसमें हमारे केस में ये था कि मैम ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था कि आप दोनों लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो। ओके। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, अगर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई, उसमें ये हम लोगों से एक्सपेक्ट किया गया कि आप इंग्लिश यूज करो, जस्ट बिकॉज की यूएस क्लाइंट ज्यादा होते हैं, वो हिंदी एकदम समझ नहीं पाएंगे, तो या कहीं कहीं बैरियर है और कहीं कहीं नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन ऐसा है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, तो इट वुड बी गुड। Okay, that means at least you can, if you are going in any this kind of industry, you should have a good knowledge of English language as well. कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज की। कुछ ऐसी बात ऐश्वर्या जो आपको बहुत अच्छी लगी, because you now you're working as a business analyst in DXC and you would like to say something to the freshers? मैम, सबसे बड़ा ये था कि लर्निंग कभी नहीं रोकना चाहिए। सेकंड पार्ट ये DXC का बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्टिव है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हमें सिर्फ हमारे मैनेजर को एक मैसेज करना होता है दैट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स इफ दे आर फ्री बाय देयर मीटिंग्स, 2 to 3 मिनट्स में उनका रिप्लाई आ जाता है, और फिर बाद में वो पूछते भी है कि इसके अलावा आपको कोई और क्वेरी है या नहीं है। तो वो बोलते हैं ना, एक तरह का प्रेशर हट जाता है कि नहीं कुछ दिक्कतें आ रही है या फिर कुछ अपन अपने मैनेजर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीजें नहीं हुई, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ऐश्वर्या, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पर, प्रेशर। सो वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो, डू यू फील pressure as a fresher when you enjoy this company, when you join this company, sorry? No ma'am, no ma'am, No. absolutely not. Okay. तो अब थोड़ा सा और बात करते हैं, ट्रेनिंग के बारे में बात हो गई, आप कई मैनेजर्स से आप लोगों का इंटरेक्शन होता है। नाउ कैन यू टेल दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट? आपने पहले भी अपने वीडियोस में इसको बताया है, पर क्या उसमें कुछ और इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, क्योंकि अब आप एक्चुअली उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो? तो मैम, बेसिकली जैसे हमको अभी जो मिला, मेरा डोमेन इंश्योरेंस है, तो लाइक दैट हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में जो क्लाइंट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज, उनके साथ में डील करना है।
बिजनेस एनालिस्ट का अभी तक मुझे जो समझ में आया वो ये है कि जो हमारे मैनेजर्स के साथ में मिलकर कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो सॉफ्टवेयर यूज करती है ताकि उनकी पॉलिसीज वगैरह प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंटेशन हो सके, तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। बट उसमें जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या उन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है सॉफ्टवेयर में, तो दे पेच अप विद DXC, और उनके साथ में फिर मिलकर के हम लोगों से रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो लोग पूछते हैं, और हम लोगों को से जानते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट हम लोगों को सारी चीजों को एनालाइज करना होता है, उनके फिर जो सॉफ्टवेयर में क्या अपडेट किया जा सकता है वो हमें IT टीम को कन्वे करना होता है कि ओके हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे ये सॉल्यूशंस हैं, और यहाँ पर इतना इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी का जो कहते हैं ना एक एप्लीकेशन वो बहुत स्मूथ चल सकता है। तो ये सारी राइट। चीजें अभी तक मुझे समझ में आई कि हमें ये सब कुछ करना है। ओके ऐश्वर्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA फाइनेंस किया है और वो इस प्रोफाइल पे अप्लाई करना चाहते हैं, पर उनका जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में नहीं रहा है, जैसे कि आप खुद आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या बीटेक में नहीं रहा है, कॉम्पेटिशन, हाँ। राइट? तो ऐसे में क्या, बहुत लोगों को ये सवाल है कि अगर वो बीटेक बैकग्राउंड के नहीं है और उन्होंने MBA करके कहीं पर बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे ज्वाइन करें, तो क्या उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है? क्या आपको लगता है कि कहीं पर टेक्निकल अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो इस प्रोफाइल पे कोई दिक्कत आती है? नो मैम, एक्चुअली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक का रहा, या जो कहते हैं 2 मंथ्स की जो जर्नी रही, उसमें मुझे ये कभी इस चीज से फर्क नहीं पड़ा कि मेरा बैकग्राउंड जो ग्रेजुएशन के टाइम बीकॉम या टैक्सेशन था, हम्म। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए भी बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट इतनी डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली वो लोग कोडिंग्स वगैरह नहीं वो करते हैं, उनके पास पूरे प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, और वो उन चीजों की ट्रेनिंग देते हैं उनके अकॉर्डिंग जैसा उन ओके लोगों को चाहिए होता है। ओके क्योंकि तो ऐश्वर्या इसमें कोई आज ही मेरे दिक्कत नहीं पास आएगी। आपका जो प्रीवियस वीडियो है उसके ऊपर आज ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि मैम, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड बट इट इज एन ऑन कैंपस ड्राइव एंड इट वाज फॉर माय ब्रांच आल्सो एंड आई अप्लाइड, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई कैन एक्सपेक्ट एज अ नॉन IT बैकग्राउंड? तो मुझे लगता है ऐश्वर्या, ये जो अभी आपने जवाब दिया है कि अगर आप IT बैकग्राउंड से नहीं, आप खुद कॉमर्स टैक्सेशन बैकग्राउंड से हैं, तो यस। अगर आप जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर पाए कि आपसे क्या सवाल पूछे गए थे। हालांकि मुझे वो क्वेश्चंस याद हैं जो आपने शेयर किया था, मैं चाहती हूँ इस कमेंट का रिप्लाई आप जल्दी से कर दे कि किस तरह के क्वेश्चंस एक नॉन IT बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है। मैम, फर्स्ट क्वेश्चन जो उन लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपके रिज्यूमे पे बेस करते हैं, और आपने किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया उस पे बेस करते हैं। राइट तो राइट। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने आपके रिज्यूमे में ये मेंशन किया हुआ है, आपकी स्किल्स मेंशन की हुई है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी। फिर जो मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की थी, मैंने वर्कशॉप्स रिज्यूमे में भी दिखाई थी, राइट फिर उसके बारे में मुझसे पूछा गया था। देन उसके बाद में जो बिजनेस एनालिस्ट की जो पोस्ट होती है उसके बारे में मुझसे पूछा गया था। फिर जो डिफरेंसेस होते हैं आपकी हॉबीज पे डिपेंड करती है। सपोज आपने अगर ऐसा कुछ हॉबीज के बारे में लिखा है तो फिर वो आपको उससे कनेक्ट करते हुए आना चाहिए। सपोज मेरी राइट। क्रिएटिविटी थी, तो बिजनेस एनालिस्ट में इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने पूछा कि आपने अगर आर्ट एंड क्राफ्ट लिखा है तो आप इस बारे में कैसे खुद को बताती हो, कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे अपने बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट के साथ जोड़ती हो। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए थे। मुझे तो लगता है ऐश्वर्या आपको सारे क्वेश्चंस कंठस्थ हैं अभी तक, क्योंकि एग्जैक्टली आपने यही सारी चीजें आपके प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। आई थिंक ऐश्वर्या, आज के इस वीडियो में जितने भी व्यूअर्स हैं या जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक आइडिया मिल गया होगा कि DXC टेक्नोलॉजीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द प्रोफाइल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, अगर आप MBA फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, तो इस तरीके से आपकी जर्नी रहेगी वंस यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द प्रोफाइल। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऐश्वर्या का प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, बिकॉज इन दैट वीडियो शी हैज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड टू हर। ऐश्वर्या, और जब हमारे पास कमेंट्स आएंगे, सवाल आएंगे, तो फिर हम आपको इनवाइट करेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यस आज मैम, के लिए श्योर थैंक यू श्योर सो मैम। मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच मैम।
प्राइम जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट एमबीए बैकग्राउंड का है और वो बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर आईटी फर्म डीएक्सी की बात आज कर लेते हैं, ज्वाइन करता है, तो डीएक्सी की अगर खासकर बात की जाए तो क्या एक्सपेक्ट किया, मतलब आपने जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद अभी तक 2 मंथ्स में क्या वो स्टेप्स हैं, क्या चीजें हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा आज बात करें। यस मैम। तो बेसिकली हुआ ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया 15 दिसंबर को, तो नॉर्मल इंडक्शन हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों की जो डोमेन है जिसके लिए लिया गया था, लाइकली जैसे डीएक्सी जो मेनली वर्क करती है वो इंश्योरेंस कंपनीज के सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए वर्क करती है। तो हम लोगों की फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के एक इंश्योरेंस क्या होता है, वो चीजें हम लोगों को सिखानी थी उन्हें उनके हिसाब से, ताकि एक नॉर्मल क्लैरिटी हो कि अगर क्लाइंट से अगर इंटरेक्शन हो तो कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोगों को उसके लिए फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। तो ट्रेनिंग थी 16 to 17 डेज की, बट उसके बीच में जो टेस्ट थे वो उनके हिसाब से थे जो मतलब हमारे लिए बहुत क्रूशियल थे एक तरीके से, क्योंकि वो बिल्कुल केस स्टडी टाइप्स थे। उन्होंने ऐसा केस स्टडीज वगैरह प्रोवाइड की थी जो रियलिटी में हैपन हो चुका है, मतलब जो केसेस उनके पास में आ चुके हैं वैसी केस स्टडीज वगैरह थी। तो जो हमने वो पढ़ा समझा, वीकली वगैरह असाइनमेंट टेस्ट वगैरह सब कुछ हुए, और 80% स्कोर करना होता है। अगर आपने 80% स्कोर नहीं किया तो वो आपको एक चांस और देते हैं, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर आपके कैंडिडेट पे वो एक बार फिर वो लोग ऐसा वापस सोचते हैं कि ये इस प्रोफाइल के लिए सूट है भी या नहीं। ओके ओके। तो लाइक दैट ऐसे मेरी जो बेच थी उसमें से हम 2-3 को ऐसे मेल्स भी आए थे दैट कि आप पास नहीं हुए तो हमें आपके कैंडिडेचर पे एक बार सोचना पड़ेगा। तो लाइक दैट तो उसमें पास होना भी जरूरी है, हाँ, बट आपका डेडिकेशन वो लोग मांगते हैं अगर आपने उस प्रोफाइल के लिए किया। तो मेरा बैकग्राउंड फिनांस था, तो मैंने एक बार ये जरूर सोचा था कि मैं इंश्योरेंस पे कैसे वर्क करूं, बट जो इंश्योरेंस हम रियलिटी में समझते हैं और जो उन्होंने समझाया वो बहुत टोटली डिफरेंट था। कहते हैं ना एक जमीन आसमान का फर्क था। हम इंश्योरेंस को सिर्फ ऐसे लेते हैं कि हमारी लाइफ प्रोटेक्ट करता है, हमने कभी उसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखा ही नहीं। बट जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने उसको पूरा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बताया